हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट के पेपर में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से सवाल आए थे, उनको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन को डिटेल में रखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए सवालों को हैंडल करने की। तो आइए फटाफट से हमारा जो आज का सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस बार का जो मैनेजमेंट का पेपर है मैं खुद भी देकर आया था, और जो मैनेजमेंट का पेपर है उसका एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक्सपीरियंस बहुत ही मिक्स था। कई सवाल तो बहुत सीधे डायरेक्ट पूछे गए थे और कई सवाल बहुत घुमा फिरा के पूछे गए थे, जैसा कि भी हम डिस्कस करेंगे सवालों को तो आपको भी मालूम हो जाएगा। तो इस पेपर के अंदर कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मेरा तो स्कोर कंफर्टेबल था, मैंने आसानी से जेआरएफ का जो स्कोर था उसे अकम्प्लिश कर लिया। 180 मार्क्स का कट ऑफ रहा था, अराउंड 202 मार्क्स मैंने यहाँ पे स्कोर कर लिए। तो मैं तो इस जेआरएफ के हर्डल को पार कर गया, बट आपको इस जेआरएफ के हर्डल को पार करना है तो इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी एन इजी रेस। आपको एफर्ट पूरा लगाना पड़ेगा। स्टिल एग्जामिनेशन जब देकर आएंगे आप, आपको लगेगा कि चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो दिस इज हाउ द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी। और आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, और प्रिपरेशन के साथ साथ कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से आपको सवालों को अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक यहाँ पे पहुंचना है। तो आइए अपने सवालों पे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following is a disadvantage of MBO as a performance appraisal tool? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये टेक्निक हमें, ये टूल हमें पीटर ड्रकर ने दिया। उसका डिसएडवांटेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इस टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीटर ड्रकर ने जो टूल हमें दिया, इसके अंदर मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज के साथ मिलकर ऑब्जेक्टिव्स जो है सेट करती है, मिलकर गोल सेट किए जाते हैं। और उसके अंदर ये सेट किया जाता है कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनके क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं, क्या क्या उनके टारगेट्स रहने वाले हैं। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर आपके जो एम्प्लॉयज है वो काम करते हैं, और इवेंचुअली जो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल रहेगा वो उन्हीं टारगेट्स के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करके यहाँ पे किया जाएगा। तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का टूल इस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका एडवांटेज कौन सा है, डिफिकल्ट टू डेवलप। अब क्या आपको ये जो डिफिकल्टी हो सकती है इसे डेवलप करने में, परफॉर्म जो आपके स्टैंडर्ड सेट करने में, गोल सेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है, हो भी सकती है। आगे बढ़ते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, क्या आपको टाइम लगेगा? हाँ, डेफिनेटली टाइम तो बहुत लगेगा। मैनेजर अगर खुद से डिसाइड कर ले कि क्या क्या हमारे गोल, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो फट से कर लेगी। एम्प्लॉइज को भी साथ में लिया जाए, एक एक को सुना जाए, उनके गोल सेट किए जाए, तो फिर तो बहुत टाइम यहाँ पे लगने वाला है। टाइम कंज्यूमिंग तो डेफिनेटली रहेगा। डिफिकल्ट टू रेट और रैंक एम्प्लॉइज रिलेटिव टू वन अनदर। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज के साथ आप बैठकर तय कर रहे हैं कि उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, कैसे कैसे काम करना है। अब उसके अंदर अलग अलग एम्प्लॉइज को रैंकिंग करना चैलेंजिंग हो भी सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे तो नहीं है, नेगेटिव साइड पे ही है। कैन कॉज डिसएग्रीमेंट्स अमंग द एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनकी कहीं ना कहीं नेगेटिव ओरिएंटेशन है, कहीं ना कहीं नेगेटिव ओरिएंटेशन है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जो पेपर में सवाल आते थे उसमें आपके जैसे डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है तो उसमें आपके बाकी पॉइंट्स जो होते थे एडवांटेज से जुड़े होते थे, केवल एक ही पॉइंट डिसएडवांटेज वाला होता था, वो हम पकड़ लेते थे। बट अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये सारे पॉइंट्स ही नेगेटिव ओरिएंटेशन वाले दे रहे हैं। तो अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव ओरिएंटेशन वाला, सबसे जो खतरनाक वाला डिसएडवांटेज है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पकड़ने में हो सकता है आप चूक जाए, आप हमेशा सही आंसर पकड़ नहीं सकते। हो सकता है कोई आंसर मार्क करके है डिफिकल्ट टू रेट और रैंक एम्प्लॉइज, कोई मार्क करके है टाइम कंज्यूमिंग, कोई मार्क करके है डिफिकल्ट टू डेवलप। अब ये सारे आंसर कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इनमें से एक है, एंड दैट आंसर इज टाइम कंज्यूमिंग। एग्जामिनर ने ये आंसर जो है एक्सेप्ट किया है, इसे सही माना है। टाइम कंज्यूमिंग है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम बहुत लगता है, जब आप मिलकर काम करते हैं तो फिर सबको साथ में लेकर चलना है, तो टाइम तो जरूर वहां पे लगता ही लगता है। बाकी सारी चीजों में आपको यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा व्यू पॉइंट भी देखने को मिल जाए कि हाँ डेवलप हो जाएंगे, रैंकिंग वगैरह भी हो जाएगी, बट टाइम आपका हमेशा ही ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग तो हमेशा ही रहने वाला है।
और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आप सवालों को हैंडल करना, सवालों को आंसर करना, सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। आप पेपर देकर आएंगे तभी आपको 100% श्योरिटी नहीं होगी कि आपने पेपर कैसा किया, सारा सही किया या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, इसके क्लैरिटी अब आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके के सवाल अब पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम स्टडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर इन 2021। तो एग्जामिनर हो सकता है चाह रहा है कि हम इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ना स्टार्ट करें और उसमें जो ऐसे सर्वेस या ऐसा कुछ आता रहता है उस पर खास फोकस करें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर कौन सी है इन 2021 इकोनॉमिक टाइम्स की स्टडी के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शंस दिए हैं, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मुझे लगता है कुछ लिमिटेड लोगों को ही इसका 100% श्योरिटी से आंसर मालूम रहा होगा। जिन लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है शायद उन्हीं को मालूम रहा होगा कि इसका 100% आंसर क्या है, बाकी सबने कुछ गेस वर्क ही लगाया होगा। और आपका जो गेस वर्क है वो हो सकता है सही हो गया हो और हो सकता है सही ना भी हुआ हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर 2 है, डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हमें फ्यूचर में ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो भी सर्विस वगैरह रहते हैं उसमें जो टॉप कंपनीज हैं उनकी जानकारी हमें लेकर जानी पड़ेगी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे सवाल अब पहले तो नहीं पूछ रहे थे, अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स में ऐसी चीजों पे ध्यान भी अब हमें देना होगा क्योंकि ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, employers use human resource management activities to help employees realize their full career potential। तो अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो हमारी रहती है, जैसे आपका ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ये सब एक्टिविटीज जो रहती हैं एम्प्लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि एम्प्लॉइज को वो उनके फुल पोटेंशियल पे ले जा सके। तो बिल्कुल सही चीज यहाँ पे बोली गई है कि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी तो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, employers do this just because they gain by making better utilization of the employees potential। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना कुछ हद तक सही है। तो एम्प्लॉयर्स को जरूर फायदा होगा जब एम्प्लॉइज के पोटेंशियल का वो बेहतर इस्तेमाल करेंगे, बट जस्ट बिकॉज जो यहाँ पे लिख दिया, केवल और केवल एम्प्लॉयर्स ऐसा इसीलिए, केवल इसीलिए करते हैं, बस इसीलिए करते हैं ताकि उनको और फायदा हो सके। तो ये जो जस्ट वर्ड डाल दिया ना इन्होंने, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट में गड़बड़ कर दी। ये स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत हो जाती है। एम्प्लॉयर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको तो फायदा होगा ही होगा, इसके अलावा एम्प्लॉइज जो हैं उनको भी फायदा होगा, एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने फुल पोटेंशियल पे काम करके, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है लंबे समय तक जुड़े रहे, हो सकता है वो एक सक्सेसफुल कैरियर जो है अपना रिटायरमेंट के बाद भी प्लान कर सके। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। ये जो जस्ट वर्ड यहाँ पे डाल दिया उस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। जस्ट वर्ड ना होता तो उसके बिना ये स्टेटमेंट दी जाती तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। और यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 3 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको पेपर में सवाल आते हैं तो आपको ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं ना उन पे खास फोकस करना है। कई बार ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाते हैं, जैसे कई बार मस्ट डाल दिया जाता है, जैसे अब यहाँ पे जस्ट डाल दिया गया, कई बार डाल दिया जाता है ओनली बिकॉज, ऐसे ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाते हैं। तो जब भी ये वर्ड्स आ जाए ना तो उन स्टेटमेंट को लेकर थोड़ा सा सतर्क हो जाना। हो सकता है कि उस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो और वो गड़बड़ आपको पकड़नी जरूरी हो जाएगी। यहां पे फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following is the most significant factor according to the Dunlop model of industrial relation। तो प्यारे दोस्तों हमारा जो डनलप मॉडल है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सबसे पहले तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये आपका सिस्टम्स अप्रोच की बात करता है। दिस इज बेसिकली अ सिस्टम अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन्होंने एक सिस्टमाइज तरीके से बात करी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। अब एक सिस्टम के अंदर आपके कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ आउटपुट होता है, और ऐसे ही इन्होंने हमें बताने की कोशिश किया। इन्होंने कहा कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपकी कुछ एनवायरमेंटल, कुछ एक्सटर्नल यहाँ पे फोर्सेज हैं जो कि एक्ट कर रही है, और यहाँ पे इस सिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इन्होंने बात करी कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हमारे रहते हैं इसमें आपकी गवर्नमेंट रहती है, मैनेजमेंट रहती है, यूनियन रहती है, और इनके
इसके बाद हमारे जो आउटपुट निकल कर आता है वो हमारे निकल के आते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो वर्क प्लेस है, उसके क्या रूल्स वगैरह रहने वाले हैं। तो ऐसी बात इन्होंने करी थी। अब पार्टिसिपेंट्स के अंदर आपको ये सभी आ जाते हैं, मैनेजमेंट, लेबर, गवर्नमेंट सभी आ जाती है। और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फोर्सेस ही अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से आपके पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट करेंगे और किस तरीके से आपका जो आउटपुट है, किस तरीके से आपके जो वर्क प्लेस के रूल्स है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो एनवायरमेंटल या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है इस मॉडल का, और इसीलिए हम यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, विच इज एक्सटर्नल फोर्सेस। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो सोशलाइजेशन का मतलब आई होप आप ऑलरेडी समझते होंगे। तो हम कहते हैं कि सोशलाइज होना चाहिए, तो और लोगों के साथ मिलना चाहिए, घुलना मिलना चाहिए। और ऐसे ही अगर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलता है, उसके तौर तरीकों को समझता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका सोशलाइजेशन रहता है उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जा रहा है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेलेक्ट अ गुड फर्स्ट सुपरवाइजर टू बी इन चार्ज ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोवाइड अ चैलेंजिंग फर्स्ट जॉब, डिजाइन अ रिलैक्स्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, प्रोवाइड टाइमली एंड कंसिस्टेंट फीडबैक, प्रोवाइड रेलेवेंट ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आप ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन से तो जोड़ सकते हो, बट यहाँ पे इनको सीक्वेंस में अरेंज करने को कह रहे हैं। अब ये जो सवाल पिक किया, मैंने इस सवाल को सर्च किया, वो किताब ढूंढ निकाली जहां से ये सवाल एग्जैक्टली पूछा गया है। ये किताब जो है, किताब का नाम है फ्रेड लुथेंस। फ्रेड लुथेंस आपके एक बहुत पॉपुलर ऑथर है, बहुत ही फेमस ऑथर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। उनकी किताब से ये सवाल जो है उठाया गया। अब उन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन जो होना चाहिए उसमें आपको ये स्टेप्स जो है मदद कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा चाहा था कि इस ऑर्डर में फॉलो करने चाहिए। उन्होंने सिंपली बता रखा था कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं बता रखा था। बट एग्जामिनर ने पता नहीं कैसे करके उनको कोई सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। जैसे उन्होंने ऐसे बता रखा था कि ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने कहा ये 1 2 3 4 5 6 की मैं सीक्वेंस बना देता हूँ। मेरे हिसाब से इट वाज नॉट मेंट टू बी ए सीक्वेंस, ये सिंपली स्टेप्स लिखे गए थे। और अगर आप यहां भी देखें तो आपको सिंपली ये स्टेप्स लग रहे हैं, कोई सीक्वेंस इसमें नहीं लग रही है, कोई लिंकेज नहीं लग रहा है डिफरेंट स्टेप्स के बीच में। वैसे जो उन्होंने जिस ऑर्डर में लिखे हुए थे ये स्टेप्स, उसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा था प्रोवाइड अ चैलेंजिंग फर्स्ट जॉब। उन्होंने लिखा था कि चैलेंजिंग फर्स्ट जॉब उसे प्रोवाइड की जाए। उसके बाद उन्होंने लिखा था कि प्रोवाइड रेलेवेंट ट्रेनिंग, आपको जो है रेलेवेंट ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद उन्होंने लिखा था कि आपको टाइमली और कंसिस्टेंट फीडबैक दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका एक अच्छा फर्स्ट सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि आपके सोशलाइजेशन का इंचार्ज हो। और उन्होंने उसके बाद लिखा था एक रिलैक्स्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए। इसके बाद एक और भी पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ था बट वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है। अगर आपको लगता है कोई सीक्वेंस बन रही है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरे हिसाब से ये सवाल इतना सही से फ्रेम नहीं किया गया है, और इसके अंदर जो आंसर वैसे दिया गया है डेट इज ऑप्शन नंबर 3, और इसी ऑप्शन को हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इसमें ना कोई चैलेंज है, ना कोई और समझने वाली बात है। दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स। तो प्यारे दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है टैलेंटेड लोगों की। हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि टैलेंटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन को नए लेवल्स पे लेकर जाए। और इस टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। कोई पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, तो आप वहां पे देखते हैं कि उसके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है। जब आप उसको कंपनसेट करते हैं, उसकी सैलरी की पेमेंट करते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, तो पे करते हैं उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग। उसने जितना एफर्ट डाला उसके अकॉर्डिंग आप उसे पे करते हैं। आप उसको फर्दर अपॉर्चुनिटीज देते हैं डेवलपमेंट के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितना टैलेंट है, कौन सी फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सी जगह आपको जो टैलेंट है उसे ध्यान में रखना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे हमें चूज करना है कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। अगर ऑप्शंस पे साथ में थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वहां पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको पांचों तो चूज नहीं कर सकते हैं, आपको या तो 4 करने, या 3 या 2 चूज करने हैं। फटाफट से अगर पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, selection of the employees, development of the employees, employee compensation and employee separation। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि हम
जब टैलेंट का ध्यान रखते हैं वो हर फेज पे, हर स्टेज पे रखते हैं, एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करते हुए भी, उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हुए भी, उनको कंपनसेशन देते हुए भी। तो ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए, आपके बी सी डी वाले पॉइंट्स तो यहाँ पे आने ही चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि बी सी डी के साथ हमारे ए और ई जो है इनमें से कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले है जी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो आप ह्यूमन रिसोर्स को लेकर जो प्लानिंग करते हो, आप प्लान्स बनाते हो कि कितनी आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सी एरिया में रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसा ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए होगा। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आप टैलेंट जरूर देखोगे कि कौन सा टैलेंट आपको लोगों में चाहिए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है उसे अकम्प्लिश कर सके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टैलेंट का रोल रह सकता है। एम्प्लॉय सेपरेशन, एम्प्लॉय जब सेपरेट होकर ऑर्गेनाइजेशन से छोड़कर जा रहा है, वहां पे टैलेंट का रोल इतना नहीं रहने वाला है। और वैसे भी सारे चूज करने का तो ऑप्शन है भी नहीं है। तो बी सी डी और ए बी सी डी, इनमें से अगर आपको चूज करना हो तो दे आर दी वेरी क्लोज ऑप्शंस। इनमें से आपको चूज करना हो तो आई थिंक द बेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका जो वर्कफोर्स प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं टैलेंट का जो आपको एलिमेंट है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही प्लानिंग करेंगे कि टैलेंटेड लोगों को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाए, रिटेन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजों में जरूर टैलेंट मैनेजमेंट का रोल आ जाएगा। बाकी सिलेक्शन, डेवलपमेंट और कंपनसेशन में तो रहेगा ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल परक्विजिट। अब ये सवाल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जोड़ा जाए या टैक्सेशन से जोड़ा जाए, इसको लेकर यहाँ पे हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाए। अब टैक्सेशन हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सिलेबस में तो है नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही वैसे तो सवाल है ये। और ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी ऑफ सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉय, लोन टू एम्प्लॉइज, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब इन्होंने यहाँ पे जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि सैलरी ऑफ द सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको ऐसी सुविधा दी जा रही है कि एम्प्लॉय है, उन्होंने कोई सर्वेंट रखा हुआ है, उसकी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर दे देता है, तो वो टैक्सेबल परक्विजिट है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि सर क्या बाकी टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है? देखो, बाकी भी आपके टैक्सेबल परक्विजिट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर की बात करूं तो इनकम टैक्स में एक सेपरेट हम पोर्शन पढ़ते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन का। इसका फॉर्मूला भी होता है किस तरीके से आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्विजिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है, तो ये भी टैक्सेबल परक्विजिट हो जाता है। तो ये सवाल इतना सही से फ्रेम नहीं किया गया। हो सकता है ये सवाल इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ना ही उठाया गया हो, इंडियन लॉ को ना देखते हुए उठाया गया हो, कोई फॉरेन ऑथर की बुक से उठा लिया गया हो। इस सवाल में कुछ एम्बिग्यूटी है और इस सवाल को लेकर मुझे नहीं लगता कि हमें अब ज्यादा चिंतित होना चाहिए। सवाल का जो एनटी ने आंसर दिया फिलहाल तो वही एक्सेप्ट कर लीजिए, बट ऐसे कुछ सवाल पेपर में हमेशा रहते हैं और वो हमारे कंट्रोल के हमेशा ही बाहर रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्राम्यूरल फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो हमारी जो ट्रेड यूनियन होती है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है अपने मेंबर्स के लिए, और यहाँ पे इसके फंक्शंस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है दैट इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल कौन से फंक्शंस होंगे? इंट्राम्यूरल आपके वो फंक्शंस होंगे जो कि ट्रेड यूनियन परफॉर्म कर रही है विद इन दी प्रेसिडेंस ऑफ दी इंडस्ट्री। यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है, आपकी जो फैक्ट्री है, उसके अंदर ही कुछ काम किए जा रहे हैं वर्कर्स की बेटरमेंट के लिए, उन्हें इंट्राम्यूरल फंक्शंस यहाँ पे बोला जाता है। तो विद इन दी प्रेमिसेस ऑफ दी फैक्ट्री जो काम किए जा रहे हैं दे बिकम इंट्राम्यूरल फंक्शंस। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है? तो यहाँ पे अगर वो वर्कर की वेजेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वो कहती है कि वर्कर की वेजेस को बढ़ाया जाए, विद इन द प्रेमिसेस ही ये काम किया जाएगा। जॉब सिक्योरिटी के लिए उनके लिए काम कर रही है, चाहती है कि उनको ज्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, उनको और ज्यादा फायदे मिल जाएं, तो ये सब विद इन द प्रेमिसेस वाले काम है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेमिसेस के बाहर किए जाते हैं। ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स को बहुत सी और सुविधाएं देना चाहती है, अपने मेंबर्स को बहुत सी और सुविधाएं देना चाहती है। इसके लिए कई बार मेंबर्स से फंड्स भी लिए जाते हैं और उसके बदले मेंबर्स को एजुकेशन की, रिक्रिएशन की, मेडिकल की, ये सब सुविधाएं दी जाती हैं मेंबर्स को, उनकी फैमिली को। तो ये आपके एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस में आ जाते हैं। ये आपके आउटसाइड दी प्रेमिसेस जो है आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है बाय ट्रेड यूनियंस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑप्शंस की, तो आपका जो मेडिकल फैसिलिटी वाला ऑप्शन है ड्यूरिंग सिकनेस एंड कैजुअलिटीज, वो इसके अंदर आ जाएगा और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का,
क्योंकि आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सिकनेस में, कैजुअलिटीज में, वो बाहर अलग से सेंटर्स बनाए दिए जाते हैं, अलग से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. दैट वुड बिकम एन एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन. सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन आपके साथ, जहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल जो कि यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट के पेपर में पूछे गए थे. उम्मीद करता हूं इन सवालों से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आज के पेपर का लेवल कैसा हो चुका है और किस तरीके की प्रिपरेशन जो है आपसे एग्जामिनर डिजायर कर रहा है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.